हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको मंडे यानी 30 अक्टूबर से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये 30 से 1 नवंबर तक ओपन रहेगा। सो इस आईपीओ के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। सो फ्रेंड्स, सेलो वर्ल्ड एक वन ऑफ द फेमस, मैं कह सकता हूँ, इंडिया की कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी है जो मेनली डील करती है 3 कैटेगरीज में। एक आता है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी, यानी कंपनी के आपको पेन देखने को मिल जाएंगे, कुछ बुक्स देखने को मिल जाएगी, इस तरह की चीज़ है। सेकेंड है मोल्डेड फर्नीचर, और तीसरा है कंज्यूमर हाउसवेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और अपने आप पे काफ़ी फेमस है। मतलब अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो इसमें देखिए वैक्यूम इंसुलेटेड स्टील, बेसिकली बॉटल्स, फिर यहाँ पे ओपल वेयर, ग्लास वेयर, कॉपर, मतलब कॉपर की बॉटल्स, इंसुलेटेड वेयर। सो अनडाउटेडली कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। यहाँ तक कि एयर कूलर्स तक कंपनी बिल्ड करती है, क्लीनिंग एड्स बिल्ड करती है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनी काम करती है। उसके बाद जैसे मैंने कहा पैलेट्स, एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी पेन तक बनाती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो कारोबार है वो इतना ज़्यादा आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से एक है जो इतना सब कुछ कैटर करती है। कंपनी को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट दोस्तों 60 ईयर्स से ज़्यादा कंपनी को इस फील्ड में हो चुके हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के। एंड कंपनी लगातार दोस्तों किस तरीके से और बेटर होती जाए और बड़ी होती जाए, आई थिंक इसी के ऊपर फोकस है क्लियरली। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो 5 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में सिचुएटेड है। जिसमें कंपनी का मेजरली जो एम होता है, जैसे राजस्थान के अंदर कंपनी का ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, यूरोपियन मेड मशीनरी कंपनी से वो सब कुछ बनाती है। सो अनडाउटेडली किस तरीके के कंपनी के काम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एज ऑफ 31 मार्च 2023 ऑलमोस्ट कंपनी का 15,841 SKUs है। SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, जो सारे प्रोडक्ट और रेंजेस के अंदर अवेलेबल है। और कंपनी की जो नेशनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन टीम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 683 मेंबर्स कंप्राइज करते हैं। तो अपने आप में देखिए कंपनी, जैसे मैंने कहा कि देखिए अपने आप में काफ़ी बड़ी तो है ही है, लेकिन अनडाउटेडली कंपनी के टीम भी जो है वो काफ़ी आपको बड़ी देखने को मिल जाती है। अब कुछ प्लस और कुछ माइनसेस के बारे में कंपनी के बात कर लेते हैं। सो कंपनी के की पॉइंट्स में सबसे पहले स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो कंपनी का ब्रांड है वो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है। मतलब आप सेलो का नाम सुनते से कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे पहली बार मैंने सुना। नहीं, डेफिनेटली कंपनी वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स में से एक, एस्टेब्लिश ब्रांड में से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मार्केट पोजीशन इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड ये कि जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का अक्रॉस ऑल प्राइसिंग पॉइंट्स, ये भी अपने आप में देखिए कंपनी का जो कंज्यूमर रिक्वायरमेंट है उसकी जो डाइवर्सिटी है, डेफिनेटली उसको सबसे ज़्यादा कैटर करता है। तीसरा ये कि जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने नए बिजनेसेस को स्केल अप करने का और प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर अलग अलग नई चीज़ लाने का, वो बहुत बढ़िया है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि अनसक्सेसफुल रही है। कंपनी ने जो भी नए कदम उठाए हैं वहाँ पर कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, बड़ा नाम अपना किया है। एंड अनडाउटेडली वहाँ पर भी कंपनी ग्रो कर रही है। चौथी बात क्या है कि कंपनी का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, पूरे भारतवर्ष में आपको ये मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली वहाँ पर कंपनी जिस तरीके से अपना प्रेजेंस रखती है, ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कंपनी की। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग रेंज है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि जो कंपनी के प्रोडक्ट और मेंटेन है, मतलब इन्वेंट्री लेवल्स है, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, ये बढ़िया है। बाकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये है कि हाँ, कंपनी की मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ जाती है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में। डेफिनेटली जो पहला रिस्क कंपनी का निकल कर आता है वो यही है कि रॉ मटेरियल की प्राइजेस। देखिए, जो रॉ मटेरियल है, अगर वहाँ पर कोई आपको प्राइस इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिलता है तो मार्जिन्स पे उसका कंसर्न देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि देखिए कंपनी एकदम से जो मार्जिन्स या फिर जो बेसिकली प्राइस बढ़ी है उसको कस्टमर को पास ऑन ना कर पाए। फॉर एग्जांपल देखिए, स्पेशली बात की गई है प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स और प्लास्टिक पॉलीमर की प्राइसेस पे। अगर वहाँ पर कोई डिसरप्शन आता है तो अवेलेबिलिटी पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बट अनडाउटेडली कंपनी के लिए मार्जिन्स पर भी असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो बिज़नेस है वो डेफिनेटली सीजनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम करता है। फॉर एग्जांपल जो इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा त्योहारों पे बिकते होंगे, शादियों में बिकते होंगे। मतलब शादियों में ज़्यादा उस समय जब सीज़न रहता है तो वो बिकते होंगे। ऐसे नहीं कि नॉर्मल टाइम में बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग होती है। तो सीजनैलिटी पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि नई नई चीज़ें जो इनकी होती है वो डेफिनेटली, मेरा मानना ये है कि सीज़न में ज़्यादा अनडाउटेडली बिकती होगी। ये रोज़ मतलब ठीक है, एक नॉर्मल बिजनेस चलता होगा, बट हाँ, वो नहीं है कि उस समय बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब ये नहीं कि देखिए पूरे चारों क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का बिजनेस सिर्फ ग्रो ही कर रहा है। कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है, जैसे
फर्स्ट क्वार्टर में नहीं मान के, लेकिन जैसे अभी जो क्वार्टर चल रहा है, राइट, थर्ड क्वार्टर, यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मेरे हिसाब से बढ़िया करेगा। फोर्थ क्वार्टर में भी टू एन एक्सटेंट बढ़िया ही करेगा। फिर फर्स्ट क्वार्टर में ठीक ठाक कर सकता है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में कंपनी के बिजनेस में आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट समझने की कि इस तरीके से बिजनेस चलता है। तीसरा ही क्या है कि जो बिजनेस है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ था बाय द सेल ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। मतलब ये है कि सेलो के नाम पे लोग बोल देते हैं कि हाँ ये सेलो का है, सेलो का है, और बेच देते हैं। तो ये जो काउंटरफीट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, क्योंकि अब होता क्या है ना कि देखिए कोई भी काउंटरफीट प्रोडक्ट बना सकता है। मतलब आप सोच लीजिए कि नोट तक बना देते हैं लोग काउंटरफीट। सो प्रोडक्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उस पर सेलो का नाम चिपका दिया और कह दिया कि हाँ ये तो सेलो ब्रांड का है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है, बिकॉज इससे दोस्तों सेल तो दूसरे प्रोडक्ट से हो ही जाती है उनके नाम पर, बट इससे कंपनी का भी एक सबसे पहले तो गुडविल पे ख़राब होता है कि अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट ख़राब निकल गया, वैसे तो ये कंपनी ने बेचा नहीं, लेकिन स्टिल उससे कंपनी का नाम ख़राब होता है। तो ये बात दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे कंपनी की सेल्स पे, कंपनी के ब्रांड पे, सब पे हार्म करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी नंबर्स के ऊपर, राइट। ज़्यादा कंपनी के रिस्क नहीं है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। सो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले तो कंपनी की अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो दोस्तों 31 मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 1059 करोड़ का। उसके बाद वो ग्रो करके 31 मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 1375 करोड़, फिर 1813 करोड़। अभी दोस्तों जून क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 479 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोस्ट किया, यानी अगर हम इसको 500 करोड़ भी लेके चलते हैं, तो अगर 4 क्वार्टर्स में देखा जाए तो कंपनी 2000 करोड़ तक पहुंच सकती है, मतलब उसके आसपास। ये कि हाँ 1900 करोड़ का हम ओवरऑल अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी वहाँ तक पहुँच जाएगी। अगला दोस्तों आता है कंपनी का मुनाफा। 165 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था 2021 के अंदर, 219 करोड़ का 2022 में, और 285 करोड़ का 2023 में। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ओवरऑल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और 31 जून 2023 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 479 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, लेकिन यहाँ पर 82 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। यानी कंपनी अगर इसी रेट से चलती रही तो 8 इंटू 4 32, यानी ऑलमोस्ट 320 करोड़ का क्या से ज़्यादा ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी मुनाफा पेश कर सकती है अगर इसी रेट से चलती है। फिर दोस्तों आता है कंपनी का बोरोइंग। अब बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत खास नहीं लगी। 334 करोड़ की बोरोइंग थी 2021 में, और अभी जो जून का क्वार्टर आया है यानी जो फर्स्ट क्वार्टर, उसमें कंपनी ने 328 करोड़ की बोरोइंग पेश करी। मतलब बोरोइंग्स कुछ खास नहीं है। तो डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल तो आपको स्ट्रॉन्ग ही दिखते हैं। बाकी ये है कि अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशन सब कुछ बता देता हूँ आपको। दोस्तों कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा है 617 से 648 रुपीज़ का, यानी आपको एक शेयर मिलने वाला है 617 से 648 रुपीज़ का। 23 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर, 5 रुपये की उसकी फेस वैल्यू रहेगी। इस आईपीओ का दोस्तों इशू उसका साइज है 1900 करोड़, और ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। जो लोग नहीं समझते ऑफर फॉर सेल होता क्या है, दोस्तों ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। जो कंपनी के प्रमोटर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का मालिक हूँ और मेरे को अपने शेयर्स बेचने हैं, पर मुझे ये पैसा खुद को चाहिए, ना कि कंपनी के अंदर यूटिलाइज करने के लिए, तो फिर मैं ऑफर फॉर सेल लेके आऊँगा। अगर कंपनी के अंदर पैसा डालना है तो फिर आपको फ्रेश इशू लेके आना पड़ता है। यानी कंपनी बेसिकली इक्विटी जारी करती है और नई इक्विटी जारी करती है, ताकि वो जो पैसा है वो बेसिकली कंपनी के अंदर खर्च होगा। यानी ये जो पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी के पास बेसिकली एक भी पैसा आपको जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यूएशंस है वो समझने वाली है। कंपनी जो वैल्यूएशन लेके आई वो ऑलमोस्ट 4950 के प्राइस टू अर्निंग पे लेकर आई है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई एग्जैक्ट इनका मैच आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी का जैसा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे कि इसमें बोरोसिल आता है वो 57 का प्राइस टू अर्निंग ले रहा है, कोक्यो कैमलिन आता है 63-64 का प्राइस टू अर्निंग ले रहा है, लेकिन यही ला उबाला 40 का ले रहा है। लेकिन याद रखिएगा जो सारे बिजनेसेस हैं वो सिंपल सिंपल एक कंसंट्रेटेड है। सेलो वर्ल्ड के पास बिजनेसेस काफ़ी सारे हैं, तो इसको सबका वैल्यूएशन मिला कर देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि स्टिल कंपनी थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकती थी, बट अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ कंपनी को लेकर तो कंपनी इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि इसके अंदर पैसा ज़रूर निकल कर आएगा। कंपनी दोस्तों एंकर बुक निकल कर आ चुकी है और कंपनी ने एंकर बुक से 567 करोड़ रुपीज़ रेस करें। जी हाँ, 567 करोड़ रेस किया, नहीं 1900 करोड़ में से आप 567 करोड़ को लेस कर सकते हैं, उतना इशू बचा हुआ है। बाकी रिटेल का तो 35% का हिस्सा है 1900 करोड़ में से भी। लेकिन ये है कि जो नाम निकल कर आए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, देन फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम, HSBC, HSBC फिर आता है दोस्तों इमेनस ग्लोबल फंड, और CLSA ग्लोबल, PNP, परिबस, आर्बिट्रेज, ये सारे बड़े बड़े आपको कंपनीज जो है वो बेसिकली आती हुई नजर आई है। डोमेस्टिक में ICICI म्यूचुअल फंड, देन आदित्य बिरला, HDFC, मोतीलाल ओसवाल, अशोका इंडिया,
टाटा म्यूचुअल फंड, एडलवाइस, ट्रस्टीशिप, इन्वेस्को, क्वांट म्यूचुअल फंड। तो अनडाउटेडली नाम जो है वो काफ़ी बड़े आए। रीज़न सिंपल है कि कंपनी के अंदर सबको विश्वास है, राइट। जो उसकी करेंट ग्रे मार्केट चल रही है वो ऑलमोस्ट 120 रुपये चल रही है, यानी 19% ऊपर। तो ये कंपनी पैसा किस तरीके से लगाना चाहिए, अगेन ये मेरा खुद का व्यू है, सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरे कहने पे तो कतई ना लगाए आईपीओ के अंदर पैसा। मेरा ये मानना है, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये कंपनी बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक एक पोर्टफोलियो में रखने वाली कंपनी है। और आई थिंक कंपनी ने जिस तरीके से ओवर द पास्ट 60 ईयर्स से दोस्तों कंपनी है, और जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड किया है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि इस तरीके से आप हर एक बिजनेस के अंदर एंटर करते गए और अपने आप को ग्रो करते गए। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिल्कुल इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैसे लगाइएगा, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन मिल जाए तो ठीक है। ये है कि यहाँ थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन होना चाहिए, बट नहीं भी मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।